उपाध्यक्ष जी, इस सदन के सामने विदेश मंत्री जी ने जो यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। मैंने और शायद इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस देश के इतिहास का गहरा अध्ययन किया होगा और उनको भी यह स्मरण होगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रांत और देशी रियासतें या राज्य हुआ करते थे। हमें स्मरण है कि उन्हीं में से सिक्किम भी एक है, जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे अन्य राज्य हैं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हमारे देश का एक अंग था, जिसकी लगभग 1 लाख जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा प्रकट की थी, उसको पिछले 27 सालों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला, जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेष रूप से 1952 के बाद, जब हमारा देश गणराज्य बना था, मिलना चाहिए था। आज इतने सालों के बाद फिर हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय करने का अवसर आया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता, जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत के साथ, भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेष्टा करती रही। उसकी इस मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इस मसले पर निर्णय लेने में आरंभ से ही भूल हुई और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है, उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर आया है। मैं समझता हूँ कि इस कदम का न केवल इस सदन के सदस्य बल्कि सारे देश की जनता हृदय से स्वागत करती है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हों या उद्योग धंधों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंध में हों, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सके, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही। अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिक्किम के राजा की जो भी नीति हमारे प्रति रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि पिछले साल हमारे यहाँ सूखा पड़ा और उसके कारण हमारे यहाँ की खाद्यान्न स्थिति बिगड़ गई, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके 1 वर्ष पहले हमारे प्रदेश में
विपुल उत्पादन हुआ था। जिस समय इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा की, उस समय सरकार ने इंद्रदेव को बधाई नहीं दी। सरकार ने कह दिया कि हमारी हरित क्रांति सफल हो गई। जब 1 साल बाद हरित क्रांति असफल हो गई, पानी नहीं बरसा, तो मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव में कहा, महंगाई का कारण प्रकृति है, हम नहीं हैं। जिस समय विपुल उत्पादन हुआ तो यह कहा गया कि हरित क्रांति सफल हो गई, और जब उत्पादन गिर गया तो कह दिया गया कि हमने तो बहुत प्रयास किए, प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया। हमको वास्तव में दोनों दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। हम खाद्यान्न के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं, बल्कि दूसरे राज्यों को खाद्यान्न दे सकते हैं। हमें योजनाएं बनाकर क्रांतिकारी कार्यक्रम के रूप में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। हम इस आधार पर अपनी खाद्य नीति ही नहीं, बल्कि अर्थनीति भी संतुलित रख सकते हैं। परंतु इस दिशा में बिना विचार किए हुए, समय समय पर बिना कुछ सोचे तात्कालिक उपाय, त्रुटिपूर्ण नीति अपनाकर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सभी प्रकार की खाद्यान्न संबंधी और आवश्यक वस्तुओं संबंधी नीति को बद से बदतर बना दिया। पिछले दिनों खाद्य मंत्री ने 14 मार्च को इसी हाउस में यह घोषणा की कि हम व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। वह राष्ट्र की संपत्ति है। किसान गेहूं पैदा करता है और सारे राष्ट्र को खिलाता है, किंतु सरकार ने किसान का उत्पादन अपने अधिकार में ले लिया है और नाम राष्ट्रीयकरण दे दिया। एक दिन मंत्री जी ने कहा कि किसान को उचित मूल्य मिले, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज मिले और बिचौलिए मुनाफा न उठा सकें। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को याद होगा, मैंने उसी दिन कहा था कि आपकी यह घोषणा एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। उस दिन हमारी बात सुनी नहीं गई। पिछले 8 महीने का इतिहास उठाकर देखें तो आपकी कही हुई बात गलत निकली और हमारी बात सत्य सिद्ध हुई। आपने किसानों का गेहूं 76 रुपये में लेवी लगाकर जबरन ले लिया। हमने यह भी कहा था कि गेहूं उत्पादकों को कम से कम उनकी लागत का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। हमसे सरकार ने कहा कि हम तो 76 रुपये देंगे। हमने थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया है और कहा हम सब का पेट भरेंगे। इस घोषणा के पश्चात लोगों का पेट भरना तो दूर रहा, बाढ़ में जिन लोगों का गेहूं बह गया, उनको खाने के लिए गेहूं देने की बात तो दूर रही, किसानों को बीज का गेहूं भी यह सरकार नहीं दे पाई। किसानों ने सरकार को 76 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बेचा, परंतु उनको बीज 150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदना पड़ा। महंगाई के कारण गलत आर्थिक नीति प्रकृति का
प्रकोप हो सकते हैं। सरकार जो नीति निर्धारित करती है उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, परंतु लगातार यही होता चला आ रहा है। स्पीकर साहब, सदन के समक्ष जब राज्यपाल महोदय ने सभा को संबोधित करना आरंभ किया तो एक माननीय सदस्य ने उसमें व्यवधान उत्पन्न किया। कुछ कागज़ों की प्रति को जलाया तथा उनके साथ कतिपय सदस्यों ने भी बहिर्गमन किया। यह विघटन की दुर्घटना जो सदन में हुई मुझे वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण नज़र आ रही है। वर्ष के प्रारंभ में सभा को संबोधित करने का कर्तव्य राज्यपाल महोदय का होता है, क्योंकि यह अधिकार उन्हें संविधान के अधीन सौंपा गया है। कर्तव्य की इस परंपरा को निभाने के लिए वे यहाँ उपस्थित होते हैं और सदन को संबोधित करते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवसर बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर होता है। इसलिए ऐसे समय पर समस्त सदस्यों का आचरण विशेष रूप से शिष्ट तथा अनुशासन से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसे अवसर पर प्रदर्शन इत्यादि करना सदस्यों के लिए अशोभनीय माना जाना चाहिए। जहाँ तक सदस्यों के आचरण संहिता का प्रश्न आता है तो इसके अतिरिक्त सदस्यों ने संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखने की शपथ ले रखी है।